जी। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इस घटना में खास तौर से दिल्ली के इस ब्लास्ट के बाद सरकार ने, विपक्ष ने एक परिपक्व रवैया अपनाया और दिखाया, मैच्योर तरीके से बिहेव किया। विपक्ष ने उस तरह की बात नहीं की। यद्यपि हमारे दर्शकों की याददाश्त के लिए हम याद ताजा कर दें कि मुंबई पर जब हमला हुआ था तो गुजरात में कोई मुख्यमंत्री थे, शायद उनका नाम भी नरेंद्र मोदी था। वही आजकल देश के प्रधानमंत्री हैं। वे गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस वक्त आप तो आईबी में थे। उस वक्त सुरक्षा एजेंसियां ऑपरेशन चला रही थी, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था सर। हमारे एनएसजी कमांडो ताज होटल में मौजूद थे और गेटवे ऑफ इंडिया में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से सवाल कर रहे थे। आज का विपक्ष सरकार से वो सवाल भी नहीं कर पाता है। वो इतने शर्म लिहाज में रहता है, उसे लगता है कि हम सवाल पूछेंगे तो लोग कहेंगे देशद्रोही है विपक्ष। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जवाबदेही से मुक्त सरकार है। पहले की सरकारों में इस्तीफे होते थे, आपने देखा था, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, कपड़े बदलने पर इस्तीफा हो गया था। मुंबई अटैक के बाद विलासराव देशमुख का इस्तीफा हुआ, वहां के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, कैबिनेट सचिव का तबादला हुआ, गृह सचिव का तबादला हुआ, इतनी सारी जवाबदेही तय की गई। मेरा आखिरी सवाल आजाद साहब आपसे ये है, क्या सचमुच किसी की कोई जवाबदेही नहीं इस अमृतकाल में? एनएसए का बयान भी इसमें जोड़ देता हूं। अजीत डोभाल साहब आपके सीनियर रहे, उनका बयान है कि 2013-14 के बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ भारत में। मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या सचमुच में अब इस सरकार की कोई जवाबदेही, कोई नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है? बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि पहलगाम तक आतंकवादी चले आए, नरसंहार करके चले जाएं। देश की राजधानी दिल्ली में विस्फोटक लेके कार घूमती रहे, विस्फोट हो जाए, 13 लोग मर जाएं, कोई जवाब नहीं देगा। प्रधानमंत्री परदेश में जाकर कहेंगे साजिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वो बयान तो यहां भी हो सकता था, जाने से पहले दे ये बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछा है आपने। और खासकर जब आप ये कह रहे हैं कि 2014 से अभी तक कोई आतंकवाद की घटना नहीं हुई कश्मीर के बाहर, तो मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है मैं इसका क्या जवाब दूं। अगर मणिपुर को ही मैं अगर देख लूं 2 साल तक, और 2 साल में जो वहां के जो आतंकवादी संगठन थे वो जब जी। खुलकर सामने आ गए, चाहे वो कुकी संगठन के थे या चाहे जिनके 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 साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस की कार्रवाई हुई थी, उसको तोड़कर वो मैदान में आ गए थे। मणिपुर में जो दूसरे पार्ट माइती के जो थे वो भी आ गए थे। तो अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, छत्तीसगढ़ गतिविधियां छत्तीसगढ़ सर, नक्सल नक्सल अटैक इतने बड़े बड़े। नहीं, पंजाब में जो आतंकवादी संगठन है खालिस्तान के बारे में सबसे ज्यादा सरकार बात कर रही है, उनके ज्यादा गतिविधियां की गई हैं। ड्रोन और अब आप और हमें मालूम है ड्रग्स के हैं, वेपन्स के हैं, कितनी सारी बस घटनाएं हुई हैं। और देखिए आप एक एक बहुत ही जो कि अहम सवाल है जो आपने पूछा है जिम्मेवारी का, मैं इससे बिल्कुल ही बहुत ही गंभीरता से लेता हूं कि आंतरिक सुरक्षा पर जब भी किसी तरह का खतरा आया, और खतरा तो आया है, क्योंकि जब जी। भी इस तरह की गतिविधियां हो और इस गतिविधियां में भूल हो और व्यापक भूल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एक जिम्मेदारी ठहरा के किसी ना किसी को ओन करना चाहिए जिम्मेवारी की, हाँ जी हाँ हमारी गलती थी और इससे मैं नैतिक रूप से करता हूँ। अब मैं जानता हूं कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना तो नहीं है जिन्होंने एक रेल एक्सीडेंट में इस्तीफा दे दिया। मेरे पिताजी उस समय राजनीति में थे, मुझे मालूम है बिल्कुल। क्या उच्च स्टैंडर्ड को वो लोग मेंटेन करते थे। लेकिन ये तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूं कि जिन लोगों पे आंतरिक सुरक्षा को के व्यवस्थापन करने की जिम्मेवारी है उनको तो कम से कम इस्तीफा दिलाना चाहिए। मैं इस बात से पूर्ण रूप सहमत हूं, लेकिन मैं इसे मानता हूं कि इस सरकार ने इस बात को तो अपना लिया है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो 85 साल हो जाए, चाहे 80 साल से ऊपर हो जाए, इस्तीफा नहीं देंगे। न तो मंत्री इस्तीफा देते हैं, न कोई इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस के भी की राजनीति में जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक से एक आरोप लग रहे थे, तो मंत्रियों को जाना तो पड़ रहा था। कितने बिल्कुल लोगों जेल को तक गए थे, जेल तक गए थे। जेल तक गए, इस्तीफा देना पड़ा, सारी चीजें हुई। और ये जो नैतिक जिम्मेवारी है प्रजातांत्रिक प्रणाली में, अगर आपकी जो सरकारें हैं अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो दुर्भाग्य मैं कह सकता हूँ।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। याद किया श्रद्धेय भगवत झा आजाद साहब, आपके स्मृति शेष पिताश्री और लाल बहादुर शास्त्री, वो बहुत पहले का काल हो गया सर। लेकिन अभी 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मुंबई अटैक के बाद इतने सारे इस्तीफे हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर मंत्री जेल गए, होम जांच बैठी, मिनिस्टर, भले होम मिनिस्टर जी। होम मिनिस्टर रिजाइन। तो आप बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये बिल्कुल सही बात है, और इसलिए मैं बराबर इस बात में विश्वास रखता हूं कि जहां आपने प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाया है तो आप उसकी इज्जत कीजिए। प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए या सारे पावर्स गवर्नर्स को दे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिल्ली में भी मैं वही कहता हूँ कि पहले की जो बात थी, अब तो व्यवस्था ठीक हो गई है क्योंकि एक पार्टी के है। एक चीफ मिनिस्टर को अगर चुना जाना है तो उसके पास सारे अधिकार होने चाहिए। और मैं ये भी होना बता रहा चाहिए। हूँ, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ पाठक जी, कि स्थिति सुधरेगी, बिल्कुल खराब ठीक नहीं, है। क्योंकि वहां पे सारे आपकी सुरक्षा बल तो लगी हुई है। सुरक्षा बल क्या थोड़ी चौकसी में कमी कर देंगे अगर उमर अब्दुल्ला आ जाएंगे, बल्कि वो तो ये देखेंगे कि नए चीफ मिनिस्टर के आने से हमें और बल मिलेगा और सहायता मिलेगी, इसलिए क्योंकि लोग आपके साथ रहेंगे। सर, आतंकवाद को लेकर हमारे यहाँ राजनीतिकरण भी बहुत होता है। पिछले कई सालों से हर चुनाव से पहले इस तरह की खबरें आती हैं। बड़े बड़े नेता ऐसा बयान देते हैं कि जिस राज्य में चुनाव होगा आतंकवादी घुस आए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, बक्सर बिहार की सभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था 300 आतंकवादी घुसने की सूचना है। यानी पुख्ता संख्या तक बताते हैं कि मानो आतंकवादी कोई टूर प्लान भेज रहे हैं। हर चुनाव से पहले ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं। चुनाव खत्म होने के बाद कोई सुध नहीं लेता कि वो जो 300 आतंकवादी 2020 में आने वाले थे बिहार में, वे बने हुए हैं कि अपना टूर प्रोग्राम कैंसिल करके नहीं आए या घूमकर वापस चले गए लिट्टी चोखा। तो क्या ये हमारी अप्रोच है टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर? सभी ये राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये भी ये नहीं बताती कि हम बहुत गंभीर नहीं? आप हर चुनाव से पहले अभी भी बिहार में आपने आपने खबर वो देखी होगी, जैश ए मोहम्मद के उनके नाम भी आ गए, उनकी फोटो भी जारी कर दी पुलिस कमिश्नर पटना ने शायद, और उसके बाद उसका खंडन करना पड़ा। फिर ये भी बता दिया गया कि नहीं, इस रूट से नहीं आए, दूसरे रूट से आए थे, वे नेपाल चले। इस तरह की बातें क्या आतंकवाद के साथ बचकाना अप्रोच नहीं? SIR में भी बहुत अपेक्षा थी कि बहुत सारे उसमें से घुसपैठी घुसपैठिए। है। जी हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल बिल्कुल सही विषय को अभी उभारा है कि हर चीज में आतंकवाद को लाना इलेक्शन के पहले इसके बिल्कुल सर्वथा गलत है। और खासकर बॉर्डर स्टेट्स जो संवेदनशील इलाके हैं, बिल्कुल। जैसे बिहार के हैं, बंगाल के हैं, इसमें ऐसी चीजों को लाने से लोगों में एक बिना मतलब की दहशत भी पैदा होती है, और एक तरह का भ्रम उत्पन्न होता है कि वाकई क्या सही है और क्या मिथ्या है बिल्कुल। इसमें। तो मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं, क्योंकि सवाल ये है, देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना काम कर रही है, और कोई भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं ये कार्रवाई, ये कर रहे हैं क्योंकि उनका कार्य है। तो उसमें राजनीतिकरण करना ये गलत है। किसी भी पार्टी द्वारा अगर ये करते हैं तो देश के खिलाफ ये कार्रवाई है। मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं। आज दिल्ली के विस्फोट पर हमने बात की यशोवर्धन झा आजाद साहब, जो देश के जाने माने भूतपूर्व IPS अधिकारी हैं। हमने समझने की कोशिश की कि क्या सचमुच में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां कहीं कोई भूल चूक हो रही है, सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है। और सबसे अच्छी बात उन्होंने जो कही कि हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो चुका है, और इस घटना के बाद सरकार और विपक्ष सबने जिस तरह जिम्मेदारी से भरा हुआ व्यवहार किया है वो सराहनीय है। लेकिन आजाद साहब का कहना यह है कि किसी न किसी को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए, गृह मंत्री को कम से कम इस्तीफा देना चाहिए।